हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की बात करेंगे। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट और यूपीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो एनसीएफ 2005 है, सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। ये आपका एनसीएफ का फुल फॉर्म है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और अगर हिंदी में बात की जाए कि एनसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बोलते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा इसको बोलते हैं। एनसीएफ 2005 को किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? भारत में एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया था एनसीएफ 2005 को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक नंबर में पूछ सकता है आपका कि जो एनसीएफ 2005 है ये भारत में किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए, जो एनसीएफ का जो मेन एम है वो क्या है? एनसीएफ 2005 का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को बिना बोझ के शिक्षा देना है, बिना बोझ के बच्चे को सिखाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के ऊपर बर्डन दे दिया जाए, डाल दिया जाए, बोझ डाल दिया जाए, जिससे अगर बोझ डाल दिया जाए बच्चे के ऊपर तो वो बच्चा अच्छे से कोई चीज़ें नहीं सीख पाएगा। और अगर बिना बोझ के उसको सिखाया जाए बच्चे को, कोई उसको बर्डन ना दिया जाए, तो बच्चा अच्छा सीखेगा, जल्दी सीख लेगा। और देखिए यहाँ पे जो 4 एनसीएफ लाए गए थे एनसीएफ 2005 जो है, जो एनसीएफ है हमारा वो 4 एनसीएफ है। कौन कौन से देखिए कब? ये 1975 जो पहला एनसीएफ था वो 1975, दूसरा 1988 और तीसरा 2000। उसके बाद चौथा जो है आपका ये 2005। अभी तक के कौन सा वो एनसीएफ चल रहा है? तो 2005 चल रहा है, एनसीएफ 2005। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। और कितने एनसीएफ लाए गए? तो 4 एनसीएफ लाए गए। ये भी एक नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट वो क्या है? एनसीएफ 2005 इसे सितंबर 2005 को कैब द्वारा अप्रूव किया गया था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एक नंबर में पूछ सकता है कि जो एनसीएफ 2005 है इसे किसके द्वारा अप्रूव किया गया था और कब किया गया था? तो कैब के द्वारा अप्रूव किया गया था सितंबर 2005 में। जो कैब का फुल फॉर्म है ये क्या होता है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कैब का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन होता है। ये भी आपका एक नंबर में पूछ सकता है यूपीटेट में कि कैब का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद देखिए एनसीएफ में 22 लैंग्वेज में इसको प्रकाशित किया गया था। जो एनसीएफ आपका है इसको 22 लैंग्वेज में इसको प्रकाशित किया गया है। एनसीएफ 2005 में रविंद्रनाथ टैगोर के एस्से के उद्धरण के साथ शुरू होता है। किनके? रविंद्रनाथ टैगोर, इनके एस्से के उद्धरण के साथ शुरू होता है एनसीएफ 2005। इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि एनसीएफ 2005 को किसके द्वारा अप्रूव किया गया था और कब अप्रूव किया गया था? तो 2005 में, सितंबर 2005 में कैब के द्वारा अप्रूव किया गया था। और फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन होता है, कैब का फुल फॉर्म होता है। और कितनी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया है एनसीएफ को? तो 22 लैंग्वेज है, इसमें 22 भाषा में इसको प्रकाशित किया गया है। फिर देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या है? एनसीएफ 2005 के जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इसको याद करने का जो तरीका है, ट्रिक है आपका, ये क्या है देख लीजिए। फियर्ड, क्या है? फियर्ड। एफ मीन्स क्या है यहाँ पे देखिए? फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद ई मीन्स क्या है? एक्सटर्नल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। उसके बाद ए मीन्स क्या है आपका? ऑल राउंड डेवलपमेंट है। उसके बाद आर मीन्स क्या है? रोट लर्निंग। और डी मीन्स क्या है आपका? डेमोक्रेटिक वैल्यू। ये आपके क्या है? पांचों
ये 5 मार्गदर्शक हैं आपके, और ये याद करने का तरीका है आपका, फियर्ड से आपको ये माइंड में सेट हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो भी फ्रेमवर्क होगा, कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो भी होगा एनसीएफ का, वो आपका लचीलापन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चा अच्छे से सीख लेगा। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बाहरी जीवन से जुड़ा होना चाहिए बाहर बच्चे को, जिससे क्या होगा, बच्चा अच्छा सीखेगा उनको एक्टिविटी के थ्रू। और जो भी उनका सिलेबस होगा वो आपका क्या होगा, सिंपल होना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करेगा, अच्छे से सीखेगा। और जो सिलेबस होगा, जो भी क्लास में पढ़ाया जाए, जो भी उनके सिलेबस में होगा, उसको वो ऐसा होना चाहिए कि उनको बाहरी जीवन से भी अगर दिखा करके भी पढ़ाया जाए तो बच्चा क्या करेगा, वो अच्छा सीख लेगा, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा उससे। यहाँ पे देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो बच्चे का करिकुलम होगा, जो उसका सिलेबस होगा, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और वो बाहरी जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जो भी उसका करिकुलम, जो भी उसका सिलेबस होगा, वो बाहरी जीवन से जुड़ा होना चाहिए। और इसके बाद देखिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। इसके बाद रोट लर्निंग, इसका मीन्स क्या है, कि बच्चे को किसी भी चीज को रटने के लिए ना कहा जाए, बच्चे को रटने का, वहाँ पे रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू दिखा करके, खेल खेल में बच्चे को, बच्चा क्या करेगा, खेल खेल में अच्छा सीख लेगा, इसलिए वहाँ पे रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, उसको एक्टिविटी करा करके बच्चे को सिखाना चाहिए। उसके बाद देखिए, डेमोक्रेटिव, इसमें इससे क्या मतलब है आपका, डेमोक्रेटिव से, कि बच्चे को पूरा फुल आज़ादी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर मतलब कोई बर्डन डाल दिया जाए, और लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए बच्चे को। डेमोक्रेटिक वैल्यू मतलब उसको फुल आज़ादी होनी चाहिए बच्चे को, जिससे भी क्या होगा, बच्चा अच्छा सीख लेगा, बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए। ये आपके क्या है, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं एनसीएफ के, 5 मार्गदर्शक हैं फियर्ड। ये नोट डाउन भी कर सकते हो आप, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार रिवीजन कर लीजिए, स्टार्टिंग से देख लीजिए एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ का जो फुल फॉर्म है, सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि एनसीएफ का जो फुल फॉर्म है क्या होता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बोलते हैं। एनसीएफ 2005 को किसके द्वारा पब्लिश किया गया था भारत में, तो एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया था एनसीएफ 2005 को। इसका जो मेन एम था वो क्या था एनसीएफ का, तो लर्निंग विदाउट बर्डन, क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन था। और इसके जो 4 एनसीएफ थे, और कब कब लाया गया था, ये देखिए, 1975, 1988, 2000 और ये 2005 से अब तक ये चौथी एनसीएफ चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसे सितंबर 2005 को कैब के द्वारा अप्रूव किया गया था, और कैब का फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन होता है। एनसीएफ में 22 लैंग्वेज प्रकाशित की गई हैं। एनसीएफ 2005 में क्या है, 22 लैंग्वेज में इसको प्रकाशित किया गया है एनसीएफ को। एनसीएफ 2005 में रविंद्रनाथ टैगोर के एस्से के उद्धरण के साथ शुरू होता है। जो एनसीएफ 2005 है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर के एस्से के उद्धरण के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके 5 मार्गदर्शक हैं। याद करने का तरीका है आपका, ये कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, फियर्ड, और इससे आप एफ से फ्लेक्सिबिलिटी, ई से एक्सटर्नल वर्ल्ड या इन्वायरमेंट बोल सकते हो आप, ए से क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है, आर से आपका रोट लर्निंग है, डी से क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यू, कि सिलेबस जो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करेगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा अगर सिंपल होगा तो। फिर एक्सटर्नल वर्ड इन्वायरमेंट, क्या करना है, जो सिलेबस होगा वो आपका बच्चों को क्या करना है कि बाहरी जीवन से जुड़ा होना चाहिए, कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। रोट लर्निंग, विदाउट मतलब बच्चे को रोट लर्निंग नहीं कराना है, उसको एक्टिविटी करा करके बच्चे को सिखाना है। उसके बाद देखिए, डेमोक्रेटिक वैल्यू, बच्चे को फ्रीडम देना है, फुल आज़ादी के साथ बच्चा
बच्चे को पढ़ाना है, बाहरी चीज़ों से जोड़ के रखना है, बाहरी चीज़ों को दिखा करके बच्चे को समझाना है अच्छे तरीके से, जिससे क्या होगा, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। तो आज की जो हमारी हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे NEP 2020 के बारे में। ये आपका CDP से रिलेटेड टॉपिक है। NEP 2020 ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो NEP 2020 है, NEP का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे कि NEP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नई शिक्षा नीति बोलते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है NEP का वो क्या है कि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। और इसमें जो बदलाव लाए गए शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए नई शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किए गए। ये आपका क्या है, NEP 2020। जो नया मॉडल है NEP 2020 का वो क्या है, देखिए यहाँ पे कि 5+3+3+4 ये आपका क्या है, न्यू मॉडल है, नई शिक्षा नीति 2020 का। और इसके पहले जो था वो क्या था, 10+2 था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 का जो मॉडल है नया वो क्या है, ऑप्शन में दे देगा 5+3+3+4 है, ना कि 10+2 है। 10+2 नहीं है आपका, ये अब क्या है 5+3+3+4 है। ये आप नोट भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपका कि जो नया मॉडल है वो कौन सा है आपका, ये है नई शिक्षा नीति का। उसके बाद देखिए NEP 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी है ये, तीसरी शिक्षा नीति है। NEP 2020 कौन सी नीति है, ये तीसरी शिक्षा नीति है। और जो पहली शिक्षा नीति की बात की जाए NEP की तो ये 1968 है, और दूसरी शिक्षा नीति की बात की जाए तो 1986 है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है ऐसे कि जो NEP का जो नई शिक्षा नीति जो है आपकी, जो पहली शिक्षा नीति थी वो कौन सी थी, कब थी, तो ये 1968। और दूसरी शिक्षा नीति की बात करें तो ये 1986। और तीसरी शिक्षा नीति आपकी ये NEP 2020। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है कि जारी करने की तिथि क्या थी। जो NEP 2020 आया था वो कब, किस डेट को जारी किया गया था, तो 29 जुलाई 2020 को। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है यूपीटेट सुपरटेट में कि NEP 2020 को कब जारी किया गया था, तो 29 जुलाई को किया गया था, 29 जुलाई 2020 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे जारीकर्ता किनके द्वारा जारी किया गया था, NEP 2020 किनके द्वारा लाया गया था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है। उसके बाद ये अध्यक्ष, जो NEP के जो अध्यक्ष थे, NEP 2020 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ये आपके इसरो के अध्यक्ष थे, पूर्व जो इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, देखिए इसमें भी वही दे रखा है आपका, जो पिछला हमारा जो टॉपिक था वो था, पॉइंट था, वही है। जारी करने की तिथि 29 जुलाई 2020 है, रिवीजन कर लीजिएगा इसको। उसके बाद जारीकर्ता कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसके बाद नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष, नई शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है। ये आपके पूर्व इसरो अध्यक्ष थे, पूर्व इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। और भारत की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी है, तो ये 1968 है। और दूसरी शिक्षा नीति की बात की जाए तो वो कौन सी थी, 1986 थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, NEP के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके, देखिए यहाँ पे NEP 2020 वर्ष 1968
और 1986 के बाद ये आपकी तीसरी शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 आपकी कौन सी शिक्षा नीति है? तो तीसरी शिक्षा नीति है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसमें जो पहले क्या था आपका, जो एनईपी 2020 से पहले जो नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके जगह पे उसको चेंज करके अब क्या लाया गया है, जो अपडेट किया गया है वो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले क्या था? एमएचआरडी था, और अब क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। यहाँ पे देखिए एमएचआरडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या बदलाव किया गया है उसमें? उसके बाद क्या लाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा जो है आपका, ये नया जो मॉडल है वो क्या है? 5+3+3+4 है आपका, ये न्यू मॉडल है। और इसके पहले 10+2 था। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये क्या है? जो न्यू मॉडल है आपका एनईपी 2020 का, वो 5+3+3+4, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 15 CR होंगे। जो 10+2 है उसका क्या मतलब है आपका, कि जो बच्चे पढ़ाई करते थे आपके 10+2 का जो मीन्स है वो क्या है, कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उन्हीं के अंडर में आते थे, कि 12 साल तक बच्चे अपना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पढ़ाई करते थे। और अब क्या, जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो आपका 15 साल कर दिया गया है। इसमें कुछ अपडेट किया गया, चेंजिंग लाया गया। ऐसा नहीं है कि 12 साल के बाद जो ग्रेजुएशन करेगा बच्चा वो आपका 15 साल हुआ है, 3 साल बढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं है। वो स्टार्टिंग से लिया गया है। 10+2 जो था वो 6 साल का जब बच्चा हो जाता था तब वो फर्स्ट क्लास में जाता था, तब वो स्कूल में जाता था पढ़ने, और वो फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन होता था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें क्या है, कि जब 3 साल का बच्चा होगा तभी से उसको स्कूल भेजा जाएगा। और 3 साल अगर उसको ऐड करिए तो भी क्लास 12th तक ही बच्चा मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ही पढ़ेगा, उन्हीं के अंडर में रहेगा। यही आपका न्यू मॉडल है 5+3+3+4। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब क्या है? ये आपका फाउंडेशन कोर्स होता है। ये आपका क्या होता है? फाउंडेशन कोर्स होता है। जब 3 साल का बच्चा होगा उसको स्टार्टिंग से ही भेजा जाएगा स्कूल। जब वो बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो उसको आंगनबाड़ी में भेजा जाएगा। आंगनबाड़ी जो स्कूल होता है उसमें बच्चे का एडमिशन करवा दिया जाएगा। उसको मतलब पूरा छूट रहता है कि वो 3 साल का बच्चा स्कूल जा सकता है, उसका एडमिशन हो सकता है। और उसकी एज कितनी होगी? 3 से 6 वर्ष का जब बच्चा होगा तभी से वो स्कूल जाने लगेगा, उसका एडमिशन करा दिया जा सकता है। और जो 2 साल इसमें बचेंगे, ये तो 3 साल का जब बच्चा होगा तो आंगनबाड़ी में जाएगा, आंगनबाड़ी स्कूल में। उसके बाद जब 2 साल का बच्चा, जो 2 साल के बाद क्या करेगा वो, कि क्लास 1st और 2nd में उसका एडमिशन हो सकता है। तो उसमें एज कितनी होगी? 6 से 8 वर्ष होगी। उस बीच में जो 1st और 2nd में जाएगा, जब 1st क्लास और 2nd क्लास में जाएगा तो उस बच्चे की एज कितनी होगी? 6 से 8 वर्ष होगी। और जब वो 3 साल का बच्चा होगा तो उसमें वो 3 साल से 6 साल के बीच में वो क्या करेगा, कि आंगनबाड़ी का जो स्कूल होगा, प्ले स्कूल होगा, उसमें उसका एडमिशन हो सकता है। और ये टोटल दोनों ऐड करके कितने होंगे? 5 साल। मतलब जब वो 5 साल का बच्चा क्या करेगा, जो 5 साल का उसका जो ड्यूरेशन होगा मतलब एडमिशन का, वो उसको क्या बोलेंगे आप? फाउंडेशन कोर्स बोलेंगे। उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। इससे क्या होगा, बच्चा अगर एग्ज़ाम नहीं होगा, उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, तो बच्चा क्या करेगा कि आराम से स्कूल चला जाएगा, डरेगा नहीं वो। और पहले क्या था कि बच्चे को टीचर्स क्या करते थे, पहले ही पनिशमेंट देने लगते थे, या एग्ज़ाम के डर से भी बच्चे नहीं जाते थे कि मैं फेल हो जाऊंगा। और उनको खेलने की सुविधा नहीं दी जाती थी। पहले क्या था, वो गांव में ही सारी सुविधा उनको मिलती थी। आसपास के जो समाज के जो भी बच्चे रहते थे उन्हीं के साथ वो खेलने के चक्कर में क्या करते थे, स्कूल नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अब क्या है
कि जो प्ले स्कूल आंगनबाड़ी इसमें ऐड क्या किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू कि उसमें खेलने की सारी सुविधा उनको दी जाती थी। खेलने की जो भी सामग्री रहती थी सब कुछ स्कूल में प्रोवाइड किया गया था। बच्चे को केवल जाने की हैबिट दिलानी थी कि बच्चा क्या करेगा, स्टार्टिंग से ही बस स्कूल में अभी रुकने की आदत हो, उसको रुकने की आदत पड़े, ताकि वो जब फर्स्ट सेकंड तक चला जाएगा वो क्लास में, उसके बाद थर्ड से उसको आराम से, उसको पता भी नहीं चलेगा और वो आराम से थर्ड क्लास में पहुंच जाएगा। इस वजह से जो नई शिक्षा नीति में ये 5+3+3+4 मॉडल लाया गया था। तो जो 5 मतलब है वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स के लिए, वो मेन इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे का इससे क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा और बच्चे को ज़्यादा आलस भी नहीं लगेगा क्लास स्कूल जाने के लिए, और वो हिचकिचाएगा भी नहीं, डरेगा भी नहीं। खेलने के पर्पज से वो आराम से स्कूल चला जाएगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है आपका। जो फाउंडेशन कोर्स होता है क्लास मतलब कि जो 3 साल का आंगनबाड़ी जो होता है आपका आंगनबाड़ी स्कूल में, उसमें बच्चे का कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता है। क्लास सेकंड तक वो ऐसे ही मस्ती में पढ़ता है, उसको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ये इसका 3 का मीन्स क्या है कि ये क्लास 3rd से 5th तक के बच्चे आते हैं। इसमें क्या होगा, एज जो होगी उन बच्चों की वो कितनी होगी, 8 से 11 वर्ष होगी। इसमें इसको क्या बोलते हैं, प्रीपरेटरी स्कूल में बच्चे का मतलब उसमें क्लास में चला जाएगा क्लास 3rd से 5th तक। इसमें क्या होगा कि बच्चा एग्ज़ाम देगा, जब क्लास 3rd में जाएगा तो वो एग्ज़ाम देगा, 3rd 4th 5th में जब जाएगा बच्चा तो इसमें एग्ज़ाम दे करके वो अगली क्लास में जाएगा। और इसके बाद ये जो 3 है इसका क्या मीन्स है कि उसके बाद जब 5th तक पढ़ लेगा इसमें, ये प्राथमिक में, तो उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा। वो कितना ड्यूरेशन उसका होता है, 6, 7 और 8। इसका मीन्स क्या है, 6, 7, 8। उसका एज कितना होगा उस बच्चे का, तो 11 से 14 वर्ष होगा। कितना होगा, 11 से 14 वर्ष होगा। इसको मीडियम स्टेज बोलते हैं, माध्यमिक। अच्छा, उसके बाद देखिए ये जो 4th, इसका क्या मतलब है, ये क्लास 9 से 12th तक के लिए होता है। 9 से 12th तक के लिए, 9th 10th 11th और 12th। इनकी एज कितनी होगी, 14 से 18 वर्ष होगी। कितनी होगी, 14 से 18 वर्ष होगी। और ये इनको सेकेंडरी स्टेज बोला जाएगा। जो इस स्टेज में होंगे इनको सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे। और जो क्लास 6 से 8 तक के जो बच्चे होंगे उनको माध्यमिक स्टेज बोलेंगे। और जो क्लास 3rd से 5th तक के बच्चे होंगे उनको प्राथमिक स्टेज बोला जाएगा। और जो 3rd से जो 3 साल का बच्चा होगा और उसमें 2 साल और जो क्लास 1st और 2nd में फिर जाएगा क्लास में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जो ये फाउंडेशन कोर्स कहलाएगा आपका। ये शायद आपका क्लियर होगा। जो न्यू मॉडल है आपकी, इसका मेन जो एम है यही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नया स्कूल पाठ्यक्रम संरचना जो है 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए है। वही जो इसके पहले जो स्टेज बताए थे फाउंडेशन कोर्स का, प्राथमिक, माध्यमिक और सेकेंडरी स्टेज जो थी, वो इतने साल के बीच में बच्चा 3 साल से लेके 18 साल के बीच तक ही बच्चा क्या करेगा, अपना 10th +2 क्या करेगा, वो पास कर लेगा। और वो किसके अंडर में होगा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होगा बच्चा। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन करने जा रहा है तो वो किसी बोर्ड से, मतलब ऐसा नहीं कोई बोलेगा कि ये हरियाणा बोर्ड से ग्रेजुएशन कर रहा है या यूपी बोर्ड से ग्रेजुएशन कर रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन जब बच्चा करने जाएगा तो वो यूनिवर्सिटी के थ्रू करेगा। और जो +2 जब जहाँ तक करेगा वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में करेगा। जहाँ का भी बच्चा होगा, हरियाणा का होगा तो हरियाणा बोर्ड से पढ़ेगा, यूपी का होगा तो यूपी बोर्ड से पढ़ेगा। और ये कितने साल का होता है, तो 3 साल से लेकर के 18 वर्ष तक इनकी ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, जो +2 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है, 9वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी हो जाती है। बच्चे को क्या होगा कि जब क्लास 9th में जाएगा बच्चा तो अपना सब्जेक्ट चूज कर सकता है कि उसको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और क्या सब्जेक्ट उसको चाहिए, वो अपना चूज कर लेगा। उसके लिए उसको फ्रीडम होती है।
उसको मैथ चाहिए तो मैथ ले लेगा, कॉमर्स चाहिए तो कॉमर्स ले लेगा, साइंस चाहिए तो साइंस ले लेगा। कक्षा 5 तक मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इसमें क्या है कि जब क्लास 5th तक के बच्चे जो होते हैं उनको मातृभाषा मदर लैंग्वेज जो उनकी होती है, और जहाँ के बच्चे होते हैं अगर बंगाल के हैं तो बंगाली भाषा उनको सिखाई जाएगी, अगर महाराष्ट्र के हैं तो मराठी भाषा सिखाई जाएगी। उनकी जो मदर लैंग्वेज होती है उसका भी शिक्षण करवाया जाता है, सिखाया जाता है उन बच्चों को जो क्लास 5th तक के बच्चे होते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाता है। 6वीं क्लास से जब बच्चा क्लास 6 में जाएगा तो उसमें क्या करेगा, वो वोकेशनल कोर्स भी कर सकता है। जैसे आपके सिलाई कढ़ाई हो गए, तो अगर लड़कियां हैं तो अगर उनको इंटरेस्ट है सिलाई करने में तो उसका भी वो कोर्स कर सकती हैं। उस कोर्स को क्या बोला जाएगा, वोकेशनल कोर्स बोला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नई शिक्षा में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि जो नई शिक्षा है, नई शिक्षा में किसको समाप्त किया गया है नई शिक्षा में, तो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए अब 4 साल स्नातक के बाद पीएचडी और डीफिल के लिए प्रवेश ले सकते हैं, और यहाँ पे एमफिल की जगह क्या लाया गया है, पीएचडी। इसको समाप्त कर दिया गया है एमफिल को। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछ सकता है। इसकी जगह पे आपका ये पीएचडी और डीफिल लाया गया है। इसमें प्रवेश ले सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर जीडीपी के 6% के बराबर करना, जो वर्तमान में कितना है, 4.43% है। स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई 3 से 4 वर्ष की होगी। अब स्नातक में 1 वर्ष पूरा करने पर उसको सर्टिफिकेट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएशन होगा वो 3 से 4 वर्ष की होगी, 3 साल से 4 वर्ष की होगी। और 1 वर्ष पूरा करने पर, पहले क्या होता था, जो नई शिक्षा नीति जब तक नहीं आई थी उसके पहले क्या होता था कि अगर ग्रेजुएशन कर रहा है बच्चा, मान लीजिए कोई गरीब है, पैसे की प्रॉब्लम हो गई, मान 1 साल तो एडमिशन कर लिया, फर्स्ट ईयर में चला गया, सेकेंड ईयर में उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, या फैमिली बैकग्राउंड में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई अचानक से, तो क्या करता था बच्चा, फिर वो छोड़ देता था, तो वो उसका वेस्ट चला जाता था। जो 1 साल पढ़ा वो उसका वेस्ट चला जाता था ना, उसका सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मिलता था, उसको फिर से एडमिशन कराना पड़ता था ग्रेजुएशन में, और उसको फिर से 1 साल पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, जो नई शिक्षा नीति में जो बदलाव लाया गया है, यहाँ पे 1 वर्ष पूरा करने पर उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन का। उसकी पढ़ाई क्या होगी, वेस्ट नहीं जाएगी। अगर 1 साल के बाद भी 2 साल 4 साल वो छोड़ भी दिया किसी प्रॉब्लम से, अगर दोबारा से फिर से वो ग्रेजुएशन करना चाहता है तो फिर से वो 1 साल के बाद सेकेंड ईयर में ही उसका एडमिशन हो जाएगा, सेकेंड ईयर, और उसका सर्टिफिकेट मिल सकता है जो ग्रेजुएशन का, उस पर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 1 साल भी अगर वो बच्चा पढ़ा है, तो ग्रेजुएशन किया 1 साल भी, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर 2 वर्ष पूरा किया हो, अगर 2 साल पूरा कर लिया हो ग्रेजुएशन में, तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर 3 वर्ष पूरा करने पर, 3 वर्ष ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो उसमें उसको डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और ये जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, इससे क्या करेगा बच्चा, जॉब, अगर कोई जॉब अप्लाई करना है तो भी अप्लाई कर सकता है, किसी चीज़ की तैयारी करनी है तो उसमें भी क्या करेगा, अपना 3 साल का डिग्री दिखा करके वो जॉब अप्लाई कर सकता है या तैयारी कर सकता है किसी भी कंपटीशन के लिए। और जो 4 वर्ष पूरा करने पर, अगर ग्रेजुएशन जब 4 वर्ष पूरा कर लेगा बच्चा, तो क्या शोध के साथ, मतलब रिसर्च के लिए उसको रिसर्च की सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ग्रेजुएशन जो रिसर्च होगा उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इससे क्या है कि इससे बच्चे का जो वेस्ट होगा, मतलब पढ़ाई जो है उसकी वेस्ट नहीं होगी, उसका साल बर्बाद नहीं होगा, जो नई शिक्षा नीति अभी लाई गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है,
हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थिंकिंग के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो थिंकिंग होगा, चिंतन होगा। और ये जो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा आपका, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं और जो बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे वो हिंदी में देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा इसके पहले का जो प्रीवियस लेक्चर था, हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, समावेशी शिक्षा था। हमने समावेशी शिक्षा के बारे में बात की थी, उसके बारे में डिटेल में बात की थी हमने। समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये जो आपका लेक्चर है समावेशी शिक्षा से रिलेटेड, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। SRN एकेडमी आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको सबसे टॉप पे दिखेगा। उसमें प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो उसमें आपके सारे लेक्चर जो होंगे समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा से रिलेटेड, वो सारे वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिंकिंग, चिंतन। सबसे पहले बात करते हैं कि चिंतन होता क्या है आपका। चिंतन हमारी एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। यही आपका चिंतन कहलाता है। यहाँ पे देखिए, थिंकिंग, आज का जो टॉपिक है वो थिंकिंग है, जिसको हिंदी में चिंतन बोलते हैं। देखिए, थिंकिंग इज आवर मेंटल प्रोसेस। थिंकिंग क्या है, आपकी मानसिक प्रक्रिया है। थिंकिंग इज आवर मेंटल प्रोसेस थ्रू विच वी सॉल्व आवर कलेक्टिव प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि चिंतन हमारी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। यही आपका चिंतन कहलाता है। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो आप, इसका मीन्स दिया हुआ है कि चिंतन हमारी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी समस्या का समाधान करते हैं। किसी चीज को सोच करके उसका सलूशन निकालते हैं, वही हमारा चिंतन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम जब मैथ का सॉल्व जब करने जाते हैं, मैथ का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने जाते हैं, तो पहले हम उस क्वेश्चन को देख करके उसके बारे में सोचते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। जब सोच लेते हैं उसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसका सलूशन निकल जाता है। उसको सोच करके ही पहले आप दिमाग से सोचेंगे, उसके बाद उसका सलूशन निकलेगा। तो यही आपका क्या है, चिंतन है, चिंतन कहलाता है। देखिए यहाँ पे थिंकिंग जो होता है आपका 2 टाइप्स के होते हैं थिंकिंग। फर्स्ट कौन सा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, और नेक्स्ट के जो दूसरा है आपका थिंकिंग वो है क्रिएटिव थिंकिंग। थिंकिंग 2 टाइप्स की होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता क्या है, यहाँ पे देखिए, ये इसका एक क्वेश्चन का एक ही सलूशन होता है। यहाँ पे एक ही सलूशन होगा, एक क्वेश्चन का एक ही सलूशन होगा। लेकिन जो क्रिएटिव थिंकिंग होगा, ये क्या होता है आपका कि एक क्वेश्चन होगा और सलूशन क्या होंगे, उसके अलग अलग होंगे, अलग अलग तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कोई चीज़, मान लीजिए, एक क्वेश्चन का मतलब क्या है आपका कि जैसे भारत की राजधानी, जैसे क्वेश्चन है आपका कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो वो नई दिल्ली फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे। जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ है तो वो लखनऊ ही है, उसकी जगह और कोई कानपुर या बनारस या ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। वो एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है, एक ही सलूशन है। ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाएगा। और जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम मैथ का कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं तो क्वेश्चन एक है, लेकिन उसको लगाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है। अलग अलग तरीके से उस मैथ का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, वो आपका क्रिएटिव थिंकिंग कहलाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा शायद आप लोगों को। 2 टाइप्स की होती हैं थिंकिंग, कन्वर्जेंट और क्रिएटिव थिंकिंग। इसके बाद देखिए यहाँ पे चिंतन थिंकिंग जो है, जो फर्स्ट हमारा टाइप्स है कन्वर्जेंट थिंकिंग, इसका जो दूसरा नाम है क्या है, क्लोज इंडेड थिंकिंग। इसका जो दूसरा नाम है कन्वर्जेंट थिंकिंग को आप क्लोज्ड इंडेड थिंकिंग भी आप बोल सकते हो। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्लोज्ड इंडेड थिंकिंग भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में अभिसारी चिंतन बोलते हैं, और जो क्लोज इंडेड थिंकिंग है इसको अंत वाला चिंतन बोलते हैं। ये होता क्या है अभिसारी चिंतन, इसमें एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। इसके पहले ही बताया हमने कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा,
एक क्वेश्चन का एक आंसर होगा, एक सोल्यूशन होगा, वो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग या क्लोज इंडेड थिंकिंग कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 1947। ऐसा नहीं है कि 14 अगस्त 1996 या फिर ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। ये भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये 15 अगस्त 1947 ये फिक्स है आपका इसका। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का एक आंसर है, ये आपका किस में आएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग या क्लोज इंडेड थिंकिंग कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो प्रेजेंट में भारत के इंडिया के जो भी राष्ट्रपति होंगे वो वही होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे का भी आप नाम ले सकते हो। तो वो आपका क्या कहलाएगा, अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरा थिंकिंग है वो कौन सा है, क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपसारी चिंतन बोलते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग को अपसारी चिंतन बोलते हैं, या डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आपको कहीं मिल सकता है कहीं कहीं पे, तो वो भी आपका क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग है। दूसरा इसका जो नाम है वो क्या है, ओपन इंडेड थिंकिंग, खुले अंत चिंतन इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड थिंकिंग भी इसको बोलते हैं। कन्वर्जेंट इसका जो क्रिएटिव थिंकिंग है इसके कई नाम हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ओपन इंडेड थिंकिंग है, डिसेंट्रलाइज्ड थिंकिंग है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड को विकेंद्रित चिंतन बोलते हैं। देखिए ये होता क्या है क्रिएटिव थिंकिंग, इसमें क्वेश्चन एक हो और उसके जो सलूशन हो, जो आंसर हो वो क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वही आपका क्या कहलाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक है लेकिन आइडिया ये कई प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न हैं सबके, तो यही आपका क्रिएटिव थिंकिंग या डिसेंट्रलाइज्ड थिंकिंग कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी मैथ का क्वेश्चन आप लगाने जा रहे हैं तो उसको क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन उसको कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका क्या होगा, क्रिएटिव थिंकिंग कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ थिंकिंग। फीचर्स ऑफ थिंकिंग के बारे में जानेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं चिंतन के। तो थिंकिंग द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है, ये तो थिंकिंग हो गया कि समस्या का समाधान हम किसके द्वारा करते हैं, कोई भी चीज़ अपने माइंड से सोचते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, थिंकिंग कहलाएगा। उसका समाधान, समस्या, किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, थिंकिंग कहलाता है। हर व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो थिंकिंग है आपका वो सारे व्यक्ति कर सकते हैं, सारे व्यक्ति सोच सकते हैं। और ये क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, ये क्या है, थिंकिंग आपकी मेंटल प्रोसेस है। इसमें इमेजिनेशन का कोई स्थान नहीं होता है, इसमें बच्चा या कोई भी व्यक्ति होगा इसमें कल्पना नहीं कर सकता है, ये इमेजिनेशन का कोई भी यहाँ पे स्थान नहीं होता है थिंकिंग में। ये सारे आपके फीचर्स हैं थिंकिंग के। उसके बाद देखिए स्टेप्स ऑफ थिंकिंग के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, चिंतन के सोपान बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका पॉइंट। देखिए चिंतन के जो सोपान हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, समस्या की पहचान करना, रिकॉग्नाइज एंड सेलेक्ट द प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, समस्या का आकलन करना, समस्या का आकलन करना। उसके बाद संबंधित तथ्यों का संकलन करना। उसके बाद क्या करते हैं, उपयुक्त तथ्य को लागू करना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष पर पहुँचना। इसका मीन्स क्या है आपका, जो स्टेप्स ऑफ सोपान है, इसके चरण जो हैं थिंकिंग के, कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन, मतलब कि जो भी समस्या होगा उसको पहले पहचानेंगे कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उस समस्या को आकलन करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है हमारी वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। उसके बाद संबंधित तथ्यों को उसका संकलन करेंगे, उसको कलेक्ट, मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम होंगी वो सारी प्रॉब्लम को एक साथ कलेक्ट करेंगे, एकत्रित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उपयुक्त तथ्यों को लागू करना। जब सारी प्रॉब्लम एकत्रित हो जाएगी आपकी तो क्या करेंगे कि उसका निष्कर्ष निकालेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे उसको कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कारण उसका पता करेंगे किसके कारण आ रही है।
जब ये चारों हो जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, कंक्लूजन निकल के आएगा कि इस प्रॉब्लम की वजह से, ये जो प्रॉब्लम है हमारी वो इस कारण आ रही है, ये रीजन पता चल जाएगा, इसमें निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा उसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या, फिर उसको क्या करेंगे, जो भी उसमें जो मैथ में दिया रहेगा उसको पहचानेंगे कि ये जो क्वेश्चन है हमारा मैथ का, उसमें क्या दे रखा है, उसको एनालाइज करेंगे, पहले अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं, अगर कोई भी मान लीजिए मैथ का जो हम टॉपिक, अगर मैथ का जो भी क्वेश्चन है, जैसे प्रॉफिट लॉस का ही देख लीजिए, तो उसमें क्या करेंगे, जो भी चीज़ें दे रखी है, कितने में विक्रय किया, क्रय किया, वो सारी चीज़ें क्या करेंगे, उसको हम कलेक्ट करेंगे। जैसे प्रॉफिट लॉस का ही कोई क्वेश्चन ले लीजिए, तो उसमें जो आपका दे रखा है कि कितने में क्रय किया, उसको कितने में विक्रय किया, उसका जो मूलधन, वो मतलब क्रय विक्रय सारी चीज इसमें जो दी रहेगी ना, उसको पहले हम कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। एक जगह करने के बाद क्या करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि क्या पूछा है उस क्वेश्चन में, तो उसको क्या करेंगे, हम वहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि अगर लाभ प्रतिशत उसमें पूछा है तो लाभ प्रतिशत का उसमें फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा आपका, जब ये फार्मूला यूज कर लेंगे, आप अप्लाई कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका सलूशन निकल जाएगा, निष्कर्ष निकल जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, आपका स्टेप्स ऑफ थिंकिंग, चिंतन के सोपान है ये। स्टेप वाइज सारे चीज़ें क्या है, स्टेप वाइज करेंगे तब जाके आपका जो भी समस्या आएंगी उसको स्टेप वाइज करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में आपका कंक्लूजन निकल के आ जाएगा, समाधान निकल जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष टेक्निक। क्रिएटिविटी को अपनाने के लिए क्या क्या हम टेक्निक अपनाते हैं, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड अपनाते हैं कि माइंड से कोई भी चीज़ें हम गहराई से सोचते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ये 1963 में ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है 1963 में आया था, किसके द्वारा, ऑसबर्न। पूछ सकता है आपका डायरेक्ट पेपर में कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है वो कब आया था, तो 1963 में आया था। और किन्होंने दिया था ये ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ऑसबर्न ने दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए जो टेक्निक है आपका नेक्स्ट, वो कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को, जो समस्या होगा उसका समाधान करेंगे, कैसे करेंगे समाधान उसका, वो टेक्निक अपनाते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डिबेट्स या डिस्कशन। डिबेट करके या डिस्कशन करके भी हम समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्ले मेथड। इसके द्वारा भी खेल खेल में भी क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। और उससे क्या होगा हमारा, अगर खेल खेल से कोई भी चीज़ें, अगर टीचर अध्यापक है खेल खेल में बच्चों को सिखाएगा तो बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा अच्छा सीखेगा खेल खेल में। और उनको अगर डिबेट्स करा दे, डिस्कशन करा करके सिखाए टीचर, तो भी क्या आसपास के सारे लोगों से मिलेगा बच्चा, अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे, सबसे मिलेगा, तो उससे भी क्या होगा, बच्चे का जो माइंड होगा उसका डेवलपमेंट होगा, अच्छा सीखेगा बच्चा। ये सारे पॉइंट आपके क्या हैं, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के टेक्निक हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा लिव वाइगोत्स्की के बारे में। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। आज का जो हमारा टॉपिक था, जो लेक्चर था, यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।